अस्सलाम वालेकुम। आज के प्रोग्राम में सुप्रीम कोर्ट के सामने जो मखसूस नशिस्तों का केस है उसी के ऊपर फोकस करेंगे, लेकिन इब्तदा में कुछ बजट के हवाले से आज इन्फ्लेशन के अदाद शुमार आए हैं तो जून के महीने में 12.6% इन्फ्लेशन है। लेकिन ये जो बजट पास किया है असम्बली ने, शायद कोई एक बजट रिसेंट हिस्ट्री के अंदर इतना इन्फ्लेशनरी नहीं होगा जितना ये वाला बजट, जिससे महंगाई का एक बाकायदा तूफ़ान आएगा। वजह उसकी क्या है कि आपने बहुत सारी बुनियादी ज़रूरत की अशिया के ऊपर टैक्स लगाए हैं, और दूसरी तरफ जो सैलरीड क्लास है, जो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में इनकम टैक्स पेयर्स हैं, वो सैलरीड क्लास से बिलोंग करते हैं। एट सोर्स कट जाता है, उनमें से किसी के पास ऑप्शन नहीं होती, तो उनकी तनख्वाहें सब मुलाजमीन की 1 लाख से लेकर शुरू हो जाएँ आप, वो 10,000 देता था वो 20,000 देगा, 2 गुना टैक्स देगा। तो साथ उसको कॉस्ट क्या है, तनख्वाह से टैक्स डबल कट गया, आमदन तो उसकी बढ़ी नहीं। और आमदन सरकारी मुलाजमीन की बढ़ेगी, प्राइवेट सेक्टर जो लार्जली एम्प्लॉय करता है वो तो कोई मेहरबानी करेगा अगर बढ़ाएगा या नहीं बढ़ाएगा। होगा क्या उसका कि तनख्वाहों से टैक्स कट गया पहले से 2 गुना, और चीज़ों की कीमत भी पहले से उसको 2 गुना या 3 गुना मिलेगी। दूध खरीदेगा तो अभी एक डब्बे के ऊपर जो आप दूध खरीदेंगे 60-70 रुपये आपको इजाफी देना पड़ेगा, सेल्स टैक्स भी लगेगा और जो रिटेल वाला टैक्स है वो भी आयद हो जाएगा। तो पहली कॉस्ट उसकी दूध से शुरू हो जाएगी जो हर घर की ज़रूरत है, फिर इसी तरीके से ऐड ऑन करते जाएँ और महंगाई की शरह ऊपर जाती जाएगी। तो उसको आपने किया क्या उसके साथ, सरकारी मुलाजमीन को आपने एक स्वीटनर दे दिया कि आप तुम्हारी तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं 15-20% या 25%, लेकिन साथ आपने टैक्स की स्लैब रिवाइज़ करके उसकी टैक्स इतनी बढ़ा दी है, और फिर जो 1 करोड़ से ऊपर आमदन वाले हैं उनके ऊपर 10% इजाफी सरचार्ज भी जुर्माना है, मतलब उस शख्स को कि क्यों तुम टैक्स नेट के अंदर हो, तुम्हारी से टैक्स भी ज़्यादा लेंगे, और अगर 1 करोड़ से ज़्यादा आमदन दिखा रहे हो तो तुम्हारे ऊपर हम 10% सरचार्ज भी आयद करेंगे। तो भाई जी, आपका ये बजट कौन सी दानिशमंदी के ऊपर मबनी है, मेरी तो समझ में नहीं आया। आम तौर पर बजट के अंदर टैक्स रिफॉर्म्स कहते हैं ब्रॉड बेसिंग करनी है आपने, तो ये ब्रॉड बेसिंग नहीं है, ये खाल उतारनी है उन लोगों की जो ऑलरेडी टैक्स नेट के अंदर है। इसीलिए पाकिस्तान में लोग 25-30 हज़ार का टैक्स बचाने की खातिर 1 लाख रुपया रिश्वत देकर ख़ुद को टैक्स नेट से बाहर रखते हैं। तो ये फाइनेंस मिनिस्टर साहब की ये जो सोच के अंदर बुनियादी खामी और ख़राबी नज़र आई है मुझे, वो ये है कि जो टैक्स नेट में है उसको तो स्क्वीज़ कर लो अच्छे से, ये तो कहीं जा नहीं रहा, इसके ऊपर टैक्स स्लैब भी रिवाइज़ कर दो और जो टोटल आमदन है उसके ऊपर 10% सरचार्ज भी लगा दो। तो कुछ सोच समझ के तरीकाकार अपनाया जाता है कि वो लोग जो टैक्स नेट से बाहर हैं उनको क्या तरीकाकार अपनाया जाए कि वो टैक्स नेट के अंदर आ जाएँ। वो सेक्टर्स जो टैक्स नेट से बाहर हैं, सिगरेट है, पाकिस्तान में सारा सिगरेट जो है वो स्मगलिंग होती है, उसकी बेपनाह स्मगलिंग होती है, वो टैक्स अवेड करते हैं सिगरेट वाले। उसके ऊपर इन्होंने ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लगाने का ऐलान किया, नहीं लग सका क्योंकि पावरफुल लॉबीज़ हैं। शुगर वाले सारे हुकूमत में बैठे हुए हैं, ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम का ऐलान हुआ, नहीं लग सका, क्यों नहीं लग सका? तो ये अपनी नाकामी का इतराफ़ है कि उधर से एक काम आप ठीक नहीं कर सके, तो इधर जो बाकी लोग पहले से टैक्स अदा कर रहे हैं आपने कहा इनको तो रगड़ा लगाओ, बाकी तो देखेंगे बाद में कब ठीक होना। तो ये दुरुस्त रवश नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ आ जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट का मामला तकरीबन हतमी मराहिल में, अगर कल नहीं फैसला आया तो रिज़र्व हो जाएगा, मुझे लगता नहीं है कि और आगे जा सकता है। अटर्नी जनरल दलाल दे रहे हैं, उसके बाद जवाब के लिए PTI के वकला को बुला लेंगे, अदरवाइज़ मामला तकरीबन हतमी एक स्टेज के ऊपर है। जो जजेस के अभी तक सवालात सामने आए हैं तो 2 बुनियादी नुक्ते हैं जिसका चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जितनी दफ़ा भी वो मुदाखलत करते हैं, मुझे लगता है कि इस बेंच के पास उसका क्लियर कट या इलेक्शन कमीशन के पास क्लियर कट आंसर नहीं है। 2 सवालात ऐसे हैं, एक जस्टिस सतर मिंदला उठाते हैं कि किस असूल और ज़ाब्ते के तहत आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन प्रोसेस से बाहर किया था, पूरी सियासी जमात को उठा के बाहर कर दिया था, तो इसमें इलेक्शन कमीशन का कसूर साबित होता है। ये बुनियादी सवाल है जिसका जवाब इलेक्शन कमीशन के पास भी नहीं है, और क्योंकि काजी साहब ने वो फ़ैसला किया हुआ है भल्ले वाला, तो शायद वो भी जहाँ मुदाखलत करते हैं मुझे लगता है कि शायद कहीं उनके जहन में वो चीज़ है, लेकिन वो बुनियादी मिस्टेक है जो इलेक्शन कमीशन ने की है। सुप्रीम कोर्ट कसूरवार कम है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने की हुई है, उसकी कहीं ना कहीं इस्लाह करने की ज़रूरत है। दूसरा, जस्टिस मंसूर ने आज बहुत ही पावरफुल किस्म के रिमार्क थे, बहुत ही पावरफुल, जो बुनियाद बन सकते हैं इस केस की। वो उन्होंने कहा क्या है, वो मानी खेज़ है बड़ा। उन्होंने कहा कि अगर अदालत इस नतीजे पर पहुंचती है कि उम्मीदवारों को आज़ाद करार देना इलेक्शन कमीशन का गलत फ़ैसला था, तो जो 3 दिन दिए जाते हैं ना आज़ाद मेंबरान को कि आप किसी सियासी जमात में शामिल होना चाहें तो हो जाएं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले सुन्नी इत्तेहाद में शामिल हो गए थे, तो उन्होंने कहा उसका आगाज़ अब से होगा अगर ये साबित हो जाए कि उनको इब्तदाई तौर पर जो इलेक्शन कमीशन ने आज़ाद करार दिया था वो गलत था। ये इस पूरे केस का नया रुख बना सकता है, बुनियादी तौर पर इंसाफ की तरफ ले जा सकता है। जो बेइंसाफ़ी की गई माजी के अंदर इलेक्शन कमीशन की जानिब से, उसकी दोबारा इस्लाह की जानिब ले जा सकता है। लेकिन क्या जजेस ये ऐसा बोलेंगे हतमी फ़ैसले में, ये तो अब जजेस के ऊपर। ये सुनिए जस्टिस मंसूर ने कहा क्या। Independents another 3 days to make an election where they want to go, and they have a choice whatever they want to do, and that can solve the whole problem. Submission is that 3-day period starts
and it is set in stone. You just tell me what is your admitted position where there is no flaw. I mean, they have a certificate, they have a nomination, the house is in order. इस list में क्योंकि आपने दिया हुआ है, I had identified 9 such people who have a nomination and a certificate. Basically, it says applying PTI. and then applying the Justice Yahya test on it कि अगर उसमें और कोई flaw भी आ गया तो कोई जो purest form में है, there are still some candidates who pass the basic test of nomination of 67(2), which are nomination भी है और certificate भी है. It does not matter how many they are as long as there are just 1 or 2, because that would then make the political party a political party. One way forward would be that if we consider that the declaration of independence of these people was wrong, it then takes you back into a political party coming into existence. Once that is done and you come up with a revised result under 98, the 3-day period ticks off again and the independents could be given a choice to go select whatever they want to. ये बुनियाद बनेगा इस केस की, क्योंकि जस्टिस मंसूर ने पूरी वजाहत कर दी है. उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे अरकान थे पीटीआई के जिन्होंने पार्टी टिकट भी जमा करवाया हुआ था जब उनको इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया, क्योंकि रॉन्गफुली एक पार्टी को डी लिस्ट कर दिया गया. ये डी लिस्टिंग क्या है? जस्टिस अतर मनिल्ला अपने रिमार्क्स में कहते हैं कि एक रजिस्टर्ड पार्टी थी, उन्होंने वर्ड इनलिस्टिंग का यूज़ किया कि एक इनलिस्टेड पार्टी थी और आपने उसको डीलिस्ट कर दिया. तो बुनियादी तौर पर पूरी सियासी जमात को ही आपने गलत पूरे प्रोसेस से निकाला. तो बुनियाद तो गलत हो गई थी, आगे जाके सारे फैसले उनको आज़ाद करार देने के वो भी गलत हो गए. तो इसको जब तक बुनियाद की तरफ वापस नहीं जाएंगे तो बाकी मामला कैसे दुरुस्त होंगे? सुनिए जस्टिस अतर ने. There was a political party, enlisted political party. It was not delisted. Otherwise, they would have come to this court in appeal. But the Election Commission did not fulfill its obligation and treated them as if they were a disqualified enlisted party. Now here you see आपका पूरा premise जो है वो खराब हो जाता है. Article 51 जो है और D, इसका सारा premise या basis is existence of a political party. The Election Commission, on the basis of misinterpretation of some judgment, eliminates a political party. That is a question that needs to be addressed. इसके आगे चले जाएं तो जस्टिस मंदोखेल और जस्टिस मंसूर और चीफ जस्टिस, इनके दरमियान में कौन हकदार है, इसके ऊपर एक आर्गूमेंट होता है जिसमें चीफ जस्टिस की पोजीशन है कि कौन हकदार है. इसकी बजाय ये कहना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, लेकिन दोनों जजेस अपनी बात के ऊपर कायम रहे. सुनिए क्या कहते हैं. अगर इसकी कैलकुलेशन गलत हो जाए तो एक पार्टी जिसके पास 10 वोट होने चाहिए 15 चले जाएंगे, उससे बहुत फर्क पड़ सकता है. तो हम ये कह रहे हैं जिसका जो हक है उसको वो मिलना चाहिए. हम हक को फर्क समझ रहे हैं. ये लफ्ज़ मुझे बता दें हक क्या मतलब है. हमें आईन देखना है. जी वही. और ये जो आपने जब हक कर दिया इसका मतलब आपने आधा फैसला कर लिया. लेकिन आप ये भी हमें बताएंगे गलती कहाँ से किसने की है. The blank one is a clear-cut indication that he is an independent. So I सर्टिफिकेट नहीं होगा तो इंडिपेंडेंट होगा. exactly. So that was my answer. जी, my lord and I are on the same page, sir. ये पेज आप जरा फाड़ दें, हम एक पेज पे नहीं होना चाहते. हमारे साथ जो आज शुरका हैं सेनेटर पलवशा खान है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, मोहसिन शाहनवाज रांझा हैं PMLN से और नईम पंजोथा साहब हैं PTI से. सबको खुशामदीद कहता हूँ. पलवशा, कल अटर्नी जनरल अगर अपने वक्त पे आर्गूमेंट्स पूरे कर लें तो मेरे ख्याल में जजमेंट रिजर्व हो सकती है या किसी वक्त आ भी सकती है. उसके बाद मामला तब हतमी स्टेज के ऊपर ही है. तो आपको क्या लगता है? देखिए, इस वक्त तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग सूरत हाल है. जैसे हम अभी डिस्कस कर रहे थे, कुछ कहना मुश्किल है कि किस तरफ जाए मामला, लेकिन ये है कि इससे एक सियासी जो है बहरान ज़रूर आ सकता है मुल्क में. ना सिर्फ बहरान तब आएगा अगर ये फैसला आता है कि सीटें PTI को दे दी जाए. देखिए, वैसे भी इस तमाम मामले का यहाँ तक पहुँचने में कोई स्टेबिलिटी तो मुल्क में नज़र नहीं आ रही. आज तक जो एक सियासी स्टेबिलिटी थी वो तो इलेक्शन के बाद आज तक जो है वो जिसे कहते हैं वो तो फैसला इधर को आए या इधर को आए, दोनों सूरतों में तो एक सिचुएशन है जो है वो है. और इसकी आप देख रहे हैं असरात, चूँकि ये हम अंदर से गैर मुस्तहकम हो रहे हैं, इसको सूरत हाल को एक्सप्लॉइट करते हुए अमेरिका और दीगर ताकतें जो हैं वो हमारे खिलाफ करारदादें पेश कर रही हैं. और करारदाद में एक चीज़ ज़हन में रखिए कि डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स दोनों ने बराबर की पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वोट किए. तो ये बड़ा खौफनाक साइन है कि दोनों हमारे इलेक्टोरल प्रोसेस को
नहीं मान रहे। देखिए, एक तो नदीम साहब, पहली तो बात यह है कि हमारा इलेक्टोरल प्रोसेस कैसा है कैसा नहीं, इसको हमने तय करना है। ये हमारा हक है, ये अमेरिका का हक नहीं है। ये जनरली पॉलिटिकली बात ठीक कर रही है, लेकिन आप पूरी दुनिया से इलेक्शन ऑब्जर्वर्स बुलाते हैं इलेक्शंस के लिए, पूरी दुनिया से दावत देते हैं, इसलिए कि आपको प्रोसेस को माना जाए। जमहूरियत में भी जब डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन के अमल से गुजरा तो उस पर भी ये इल्जामात लग रहे थे कि ये इलेक्शन फेयर नहीं है। मगर क्या अल गोर वाले इलेक्शन से वहाँ सारे प्रोसेस के ऊपर चल रहा है, लेकिन आप पाकिस्तान में दोबारा इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर आ जाए। इस फैसले में जो सीनियर जजेस के ऑब्जर्वेशन हैं बड़ी पावरफुल हैं, जस्टिस मंसूर हो, जस्टिस मुनीब हो, जस्टिस अतर हो, बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म की पावरफुल किस्म के ऑब्जर्वेशन दे रहे हैं जो अभी आपने दिखाई। अगर ये वक्त में वापस चले जाते हैं, जस्टिस मंसूर कह रहे हैं जी, तो फिर जाहिर एक सियासी बहरान तो ज़रूर आता है। फिर उससे जो ये इलेक्शंस हैं हमारे सेनेट के, ये भी मुतासिर हों, शायद हों, मुझे नहीं पता। रिजर्व सीटों वाला केस खुलेगा दोबारा। देखिए, अगर खुलता है, देखिए वैसे भी मुझे तो इस्तेहकाम इस वक्त नज़र नहीं आ रहा, और अगर गैर मुस्तहकम होना ही है इस सारे सिस्टम ने, और ये फ़ैसला कर ही लिया गया है कि इसको हमने किसी और तरफ लेके जाना है, तो बस फिर क्या कर सकते हैं। रांझा साहब से पूछता है, रांझा साहब आपको क्या नज़र आता है? ये सूरत हाल बड़ी इंटरेस्टिंग है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के सामने। केस का फैसला अगर आप लोगों के मुखालिफ आता है तो जो जिन रिजर्व सीट्स के आप उम्मीदवार थे उनमें से कोई एक भी आपको नहीं मिलेगी, बल्कि आपकी मुखालिफ जमात PTI तगड़ी और तवाना होकर खड़ी हो जाएगी। देखिए, ये तो इस वक्त पाकिस्तान के अदालती निज़ाम का और पाकिस्तान के आइन का, जो दस्तूर का एक मैं समझता हूँ उससे मुतालिक एक बहुत अहम केस चल रहा है। और अभी इस केस में वाकई इसके जो सियासी रिपरकशंस होंगे वो अपनी जगह पर होंगे, और जाहिर है उसके साथ हुकूमती हमारी जो पार्टी है या हमारा जो हुकूमती इत्तेहाद है उसकी नंबर गेम पे वाज़िया एक असर पड़ेगा। लेकिन बात ये तो ठीक है, दस्तूर की होगी, सब कुछ हो गया, समझते भी हैं, लेकिन मैं हमेशा से एक ही बात करता हूँ कि आपने अगर प्रोसेस को ठीक करना है तो जहाँ से प्रोसेस ख़राब हुआ, जिस तरह जस्टिस अतर मिनल्ला साहब फरमा रहे थे कि वो बुनियाद में जाना चाहते हैं, तो बुनियाद में जाए ना। आप माना कि एक केस जो सबजुडिस है, एक केस जो इस वक्त ज़ेरे बहस है, उसके बीच में मैं ये नहीं कहूँगा कि उससे अलहदगी से कोई चीज़ जो है वो उठा ली जाए और उसको उससे अलहदा जो है वो मैनेज किया जाए, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि वो सारे फैक्ट्स जो हैं जहाँ पे आज पाकिस्तान की जमहूरियत जिस मकाम पर पहुँच चुकी है और जो हमारे सामने सूरत-ए-हाल इस वक्त पैदा हो चुकी है, इस पूरे अमल को आप उठाएं और कहें कि कहाँ से काम ख़राब होना शुरू हुआ, वहाँ से शुरू करना, सही शुरू करें। माजी के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कई फैसले हैं जिनको निकाला जा सकता है, जिसमें मौजूद जजेस साहिबान जो आज इस बेंच में भी हैं उनके आगे हम भी पेश होते हैं कई केसेस में। नहीं रांझा साहब, लेकिन आज मामला काफ़ी खुल के आ गया ना, जब जस्टिस आयशा ने सवाल किया कि जस्टिस आयशा ने भी किया और जस्टिस आई थिंक मंदोखेल दोनों ने प्रॉबेबली इसके ऊपर सवाल जवाब किए कि ये बाप पार्टी को जब आपने KP में सीटें दी थी तो क्या बाप पार्टी उस वक्त अपनी किसी लिस्ट को जमा कराया था, KP असम्बली के अंदर उनकी क्या हैसियत थी? तो उसके ऊपर जो जवाबात हैं वो PTI को तक़वियत करते हैं, आप लोगों को तक़वियत नहीं करते, तो ये आपके मुखालिफ जाएगा मामला यहाँ पर। देखिए, इसमें जो बाप पार्टी का वकील है वो ज़ाहिर अपने दलाइल दे रहा होगा और हमारा भी वकील अपने दे रहा होगा, लेकिन इस वक्त क्योंकि ये मामला जो है ये ज़ेरे बहस है और इसमें किसी किस्म की भी जो इस वक्त कोई बात करना इस केस से मुताल्लिक कुछ कह देना कि ये कहाँ तक इसके बारे में क्या इसके रिपरकशंस होंगे और क्या इसका नतीजा निकलेगा, मैं समझता हूँ कबल इस वक्त है, क्योंकि कोर्ट में केस सबजुडिस है और इसके सियासी असरात जो हैं वो तो ज़ाहिर है सबके सामने है, लेकिन सियासी असरात से हट के हमें जो इसके हैं मतलब देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान में जो इस्तेहकाम है वो किस हद तक डिस्टर्ब होगा और हम किस तरफ जा रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं। इसमें जो बाकी सूरत हाल तो जो होगी सामने, लेकिन एक मज़े की सूरत हाल है, मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से करीब कर रहे हैं अपने। पहले माजी तो एक ये था कि वो ये नारे मारा करते थे जलसों में मौलाना फजल रहमान का नाम लेकर, लेकिन आजकल ये आपस में कोई वर्किंग रिलेशनशिप डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। मौलाना फजल रहमान धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं रोज़ाना की हिसाब से, इस्टेब्लिशमेंट को भी ललकारते हैं, इलेक्शन कमीशन को भी ललकारते हैं और पूरे इलेक्शन के निज़ाम के ऊपर वो कहते हैं ये धांधली ज़दा है, ये गलत है, ये दुरुस्त ही नहीं था। लेकिन आज उनके वकील ने कामरान मुर्तज़ा साहब ने सुप्रीम कोर्ट के सामने कहा कि इलेक्शन का जो प्रोसेस हुआ है वो उसको सपोर्ट करते हैं, इलेक्शन कमीशन का मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला भी और इलेक्शन के अमल को भी वो इलेक्शन कमीशन की तायीद करते हैं। तो मैंने इससे ज़्यादा मज़े की और मज़ाक़ा खेज़ सूरत हाल नहीं देखी। पंजोथा साहब,
आपके इत्तेहादी क्या कर रहे हैं सर बाहर और अंदर जाके? बहुत शुक्रिया नदीम मलिक साहब, आपने मौका दिया। पहली बात मैं थोड़ा सा इलेक्शन के हवाले से बात करना चाहूँगा, मखसूस नशस्तों के हवाले से। उसकी तरफ आते हैं इलेक्शन की तरफ। ये ज़रा मौलाना साहब की तरफ पहले कमेंट कर दे, फिर उसकी तरफ ही चलते हैं। पूरा प्रोग्राम उस पर बात करेंगे। देखिए, मौलाना साहब के हवाले से आज भी हमारी कोर कमेटी के अंदर इनके इस जो वकील साहब ने बयान दिया उसके ऊपर बातचीत हुई है, तफसीलन बातचीत हुई है। लेकिन क्योंकि कोई भी किसी भी अलाइंस के हवाले से जो हदायत इमरान खान साहब की तरफ से होती हैं डेफिनेटली उसी के ऊपर इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो जो भी चीज़ें हैं मज़ीद ये खान साहब के सामने रखी जाएंगी, तो जो उनका फिर इसमें मज़ीद आगे उनकी तरफ से डायरेक्शंस होंगी उसी के ऊपर इम्प्लीमेंट करके फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ तक ही कोर कमेटी ने जब ये डिस्कस किया, कोर कमेटी ने जब ये डिस्कस किया मौलाना फजलुर रहमान के बयान को और कामरान मुर्तज़ा के बयान को, तो वहाँ क्या चीज़ सामने आई कि क्या इमरान खान के सामने रखा जाए कि वो क्या फ़ैसला करते हैं कि इस JUI के इस स्टैंस के बाद सुप्रीम कोर्ट में इनके साथ चलना या नहीं चलना, इसके ऊपर इमरान से राय ली जाएगी? जी बिल्कुल, इस हवाले से अगर देखा जाए ना तो जो मौलाना साहब हैं उनके भाई अली अमीन गंडापुर के हवाले से कुछ बातें उन्होंने की उधर KP में, इसी तरह से और दीगर बयानात आते हैं। तो ये सारी चीज़ें डेफिनेटली अगर कोई किसी बंदे की रिजर्वेशंस हैं तो वो रखता है, किसी एक बंदे को इख्तलाफ है वो भी रखता है जी कि अलाइंस होना चाहिए नहीं अलाइंस होना चाहिए। लेकिन खान साहब का जो फ़ैसला होता है वही उसके ऊपर मनवान तस्लीम किया जाता है और उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन की जाती है। तो ये आज जो उनका मौक़िफ़ था सुप्रीम कोर्ट में, इसको मद्देनज़र रखते हुए ज़रूर डिस्कशन हुई है और ये खान साहब के नोटिस में भी डेफिनेटली लाई जाएगी बात। लेकिन खान साहब ने वाज़ह तौर पर असद कैसर साहब और जो आपको पता है कि शिबली फराज साहब हों, मरयूब साहब हों, रोफसन साहब हों, गौहर साहब हों, तो अभी 5 रुकनी जो है वो हमने एक उनको 5 रुकनी एक आप समझ लें कि मुशावरत के हवाले से या जो भी बातचीत होगी उस हवाले से एक कमेटी बनाकर उनको नाम भिजवाएं जो कि वो चाहते थे कि नाम भिजवाए जाएं। तो ये सारी सूरत हाल को देखते हुए मज़ीद जो भी डायरेक्शंस होंगी वो आपके सामने आ जाएंगी। दुरुस्त है। अब आप बताइए कि जो सुप्रीम कोर्ट के सामने मामला है जहां जस्टिस सतर का एक सवाल है बुनियादी कि क्या पार्टी पूरी को इलेक्शन प्रोसेस से बाहर करना गलत इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की, उसकी तरफ जाके पहले देखना नहीं पड़ेगा हमें? और जस्टिस मंसूर का फ़ैसला नहीं बल्कि रिमार्क सुन के कि अगर ये साबित हो जाए कि PTI के अरकान को आज़ाद करार देना गलत था तो 3 दिन की मुद्दत दोबारा से उसका आगाज़ होगा आज से। ये दोनों बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट्स हैं। देखें, पहली गुजारिश तो ये है कि हमेशा ये कहा जाता रहा कि इंटर पार्टी इलेक्शंस जो हैं वो करवाई नहीं गए। तो आज बात आपने देखी कि सामने भी आ गई कि इंटर पार्टी इलेक्शन हुए जो कि इलेक्शन कमीशन ने तस्लीम नहीं किए। पेशावर हाई कोर्ट ने उसके ऊपर फैसला PTI के हक़ में दिया, लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में बल्ले का निशान लिए गए। नंबर 1 पार्ट आ गया। नंबर 2 पार्ट आ गया कि हमने बतौर PTI उम्मीदवार जो है वो ROs के पास सर्टिफिकेट जमा नहीं करवाए। तो वो भी बात क्लियर हो गई कि अदालत ने ये कहा कि जिन्होंने जमा करवाए हैं वो तो हो गए कि वो PTI से हो, और जिन्होंने नहीं करवाए उसको हम देखेंगे कि क्या वो आज़ाद होंगे या उनका क्या मामला होगा। लेकिन हमारे सर्टिफिकेट जमा करवाने के बावजूद आज इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने जो मोस्टली जो जजेस हैं वो ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन ने इंटरप्रिटेशन जो है वो गलत की है। तो इलेक्शन कमीशन की इंटरप्रेट पर एक पार्टी को बाहर कर देना, तो मैं ये समझता हूँ कि इंटरप्रिटेशन ये ये नहीं हुआ कि कोई हादसाती तौर पर गलत की गई या उनको समझ नहीं है, बल्कि जानबूझकर इसके अंदर ये एक मुनज़्ज़म प्लान था जिसकी आप एग्जीक्यूशन देखेंगे। जो उससे पहले खान साहब को डिस्क्वालीफाई किया गया, ROs जिस तरह इंतज़ामिया से लिए गए, पेपर्स छीने गए, यह सारा प्रोसेस किया गया। तो इलेक्शन कमीशन के ऊपर तो आर्टिकल 6 लगना चाहिए। और जो सीटें हैं क्योंकि हमने अपने सर्टिफिकेट जमा करवाए हो तो डेफिनेटली हमारा हक है वो हमें मिलनी चाहिए, उसके ऊपर तो दो राय है ही नहीं। और जहाँ पर बात की गई इलेक्शन कमीशन से कि आप बताएं कि बाप पार्टी के हवाले से आप क्या कहते हैं कि उस वक्त भी तो उसके ऊपर भी कोई उनके पास जवाब नहीं था। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने गलत इंटरप्रिटेशन की है, तो ये कभी किसी पूरे दायरे में भी जवाब आर्टिकल 6 लगे, उनके पास कोई जवाब नहीं था। आप कहते हैं आर्टिकल 6 लगना चाहिए, कभी किसी पूरे अदारे के ऊपर भी आर्टिकल 6 लगा? आईनी इदारा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। देखें, आईनी अदारा है, आज भी इसी तरह का दिफा किया जा रहा था कि आईनी अदारा है, बिल्कुल आईनी अदारा है। तो कोई भी आईनी अदारा अगर अपनी हदूद से तजावज़ करेगा तो वो कानून की गिरफ्त में आएगा। जो भी आइन की खिलाफ वर्जी करेगा, कोई सुप्रीम कोर्ट का जज करता है या इलेक्शन कमीशन का कोई मेंबर करता है या चीफ इलेक्शन कमिश्नर करता है, तो उसके ऊपर आर्टिकल 6 लगता है। अब यहाँ पर सिर्फ एक जगह पर नहीं वॉलेशन की गई, बार बार की गई। और अगर आप देखें तो एक सबसे बड़ी पार्टी को इस तरह से बाहर कर देना, ये कौन सी मंतिक है?
हमने अपने सर्टिफिकेट जमा करवाए, वो नहीं माने गए। हमने वो कहते थे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हवाले से भी ये आज बात की गई कि साहबजादा अहमद रज़ा से आपने कोई तफसील ली, कोई उनका मौक़िफ़ लिया कि आप उनको आज़ाद डिक्लेयर कर रहे हैं। हालांकि वो कह रहे थे कि मैं अगर आप आज़ाद करें तो मैं तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से लड़ना चाहता हूँ, मुझे घोड़े का निशान दे दें। उन्होंने घोड़े का निशान भी नहीं दिया, उन्होंने कहा जी नहीं आप आज़ाद हैं। मैं खुद गया, मैं खुद लड़ा हूँ इलेक्शन हल्के से, और मुझे फ़ोन करके बुलाया गया, कहा गया कि आप आएँ, ये निशानात हैं, इनमें से आपने इंतखाब करना है। हमने उस फैसले को चैलेंज भी किया, लेकिन उसके बावजूद आपने देखा कि 10-12 दिन 14 दिन का टाइम था और हमें तो फिर वो उसी से जाना पड़ा जो हमें निशानात आज़ाद दिए गए। अच्छा, एक ब्रेक करीब आपसे पलवशा से पूछते हैं, ये बारी बारी रगड़ा जो है ना, पार्टी का निशान या पार्टी का नाम क्या होगा, सारी जमातें भुगत चुकी हैं, लेकिन इसके बावजूद किसी सियासी जमात ने अभी तक इसके ऊपर समझबूझ या दूरअंदेशी से काम नहीं लिया, बल्कि वक्ती मफाद को तरजीह दी। सबसे पहले पीपल्स पार्टी के साथ ये ज़्यादती की गई। पीपल्स पार्टी से पहले अगर चले जाएँ तो ANP नैप वाला मामला वो हमारे सामने था, लेकिन रिसेंट हिस्ट्री जो मुशर्रफ दौर से शुरू होती है, पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन बनवाएगी, सेनेट इलेक्शंस के वक्त PMLN से शेयर का निशान लिया गया, और इस दफ़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से यही कुछ किया गया। तो क्या सियासतदान दूरअंदेशी का मुजाहरा नहीं कर सकते? एक ब्रेक ले लें, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। पलवशा, दोबारा आपकी तरफ आ रहा हूँ। ये मामला जितना हल्के से लिया जा रहा है, मुझे लगता है उतना हल्का है नहीं। 2/3 मेजोरिटी एक ख्वाहिश मौजूद थी पार्लियामान के अंदर, हुक्मरानों की होगी, कहा जा रहा था चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में तोसीक कर देंगे, इस तरह के फीलर्स भी छोड़े गए मार्केट में। तो ये सारा कुछ एट स्टेक है इस वक्त। देखिए, बज़ाहिर तो एट स्टेक ही है, लेकिन अब चूँकि पाकिस्तान है और यहाँ से तमाम सियासी जमातें जो हुकूमत करती हैं या हुकूमत करने की ख्वाहां होती हैं, उनको पता होता है कि किसी वक्त भी इस किस्म के हालात, अब पिछली कुछ दहाइयों से तो हमें नज़र आ रहा है कि हालात जो हैं वो किसी वक्त भी जो है वो गैर मुस्तहकम हो जाएंगे। और आपको ये अंदेशा है कि सियासी हालात अदम इस्तेहकाम का शिकार होंगे किसी वक्त? देखिए, है ही अदम इस्तेहकाम का शिकार है ही आज तक। देखिए, जब से मैं आपको 2008 से मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद से आप याद कीजिए पीपल्स पार्टी के 5 साल क्या होता रहा। क्या एक दिन भी इस्तेहकाम से हुकूमत चली? उसके बाद से आज तक जो है ये मामलात इसी तरीके से किसी न किसी तरीके से जो है ये हुकूमतों के लिए मुश्किल होते रहे हैं। लिहाजा अब अगर ये होता है, देखिए मुझे तो जो भी फ़ैसला आता है उस पर हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन अगर तो ये वक्त में वापस दूरस नताइज बिल्कुल होंगे और फिर हमें कुछ बातें हैं जो शायद हम लोग नहीं भी कर रहे, लेकिन मामलात फिर शायद इतने अच्छे किसी के लिए भी ना रहे। अगर कोई ये समझता है कि एक तरफ से ख़त्म करके कुछ, लेकिन इस मामले में जो कुछ 8 फरवरी से पहले या बाद में हुआ उसकी एक दफ़ा इस्लाह तो सुप्रीम कोर्ट को करनी पड़ेगी ना। मामला इस वक्त कोर्ट के सामने है तो कोर्ट को इसके ऊपर फैसला तो सादर करना है। अच्छा, मैं आपकी इजाज़त से एक छोटा सा बीपर कर लूँ। जुल्फ़ी बुखारी PTI से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। जुल्फ़ी, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। आपने कुछ डिटेल्स ह्यूमन राइट्स ग्रुप के एक जो वर्किंग ग्रुप है उसका आर्बिट्रेरी डिटेंशन के हवाले से वो मेरे साथ शेयर की हैं। बताइए उसकी तफसील क्या है? उसकी तफसील मलिक साहब ये है कि ये यूनाइटेड नेशंस का एक ग्रुप है जो लॉयर्स और जजेस से बना हुआ होता है। ये साल में 3 दफ़ा सिर्फ बैठते हैं और इसमें बड़े बड़े नाम इस वक्त मौजूदा मलेशिया का प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम, मालदीव्स के प्रेसिडेंट, जब भी ये जेल में गया उनका पहला स्टेप ये होता है कि UN से ये फैसला लें कि वो क्या कानूनी तरीके से या गैर कानूनी तरीके से जेल में डाले गए। अल्हम्दुलिल्लाह ये केस अभी 6-8 महीने से हम लड़ रहे थे UN के साथ, ने पाकिस्तान को भी लिखा, पाकिस्तान ने अपना जवाब दिया नहीं किया मुझे नहीं पता, लेकिन फिर इनने कंक्लूड ये किया है कि इमरान खान को गैर कानूनी तरीके से मुकम्मल तौर पे जेल पे ऐसे डाला है, तो कम्प्लीटली इलीगल और गैर कानूनी था। उन्हें कंक्लूड ये किया कि इमरान खान को कॉम्पनसेशन दी जाए अपने इस गैर कानूनी तरीके से जेल में डालने के लिए। उन्हें ये भी कंक्लूड किया कि इमरान खान को जेल में इसलिए डाला गया था कि उनको पॉलिटिकल इलेक्शन से हटाया जाए। उन्हें ये भी आगे लिखा है कि जिन जिन लोगों ने ये किया है गवर्नमेंट ने उनको अकाउंटेबल इस चीज के लिए बनाना है और इन्वेस्टिगेशन करनी है कि किन किन लोगों ने किया और उनको अकाउंटेबल बनाए। तो इसका फायदा आपको ये आता है कि बार बार जब अगर एक व्हाइट हाउस के स्पोक्स पर्सन से या किसी और मुल्क के स्पोक्स पर्सन से या प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर से पूछा जाए तो हमेशा एक इजी आंसर होता है दूसरे ममालिक के लिए कहने के लिए कि जी ये एक पाकिस्तान का इंटरनल मैटर है। लेकिन क्योंकि एक UN की जजमेंट इस पे अब आ गई है तो अब ये इंटरनल मैटर नहीं रहा।
अच्छा, ये ह्यूमन राइट्स काउंसिल जो यूनाइटेड नेशंस की है, ये इंपॉर्टेंट स्टोरी बन जाती है। ह्यूमन राइट्स काउंसिल जो यूनाइटेड नेशंस की है, उसका एक ये सब ग्रुप है और आर्बिट्रेरी डिटेंशंस, जिसकी ये फैसला है कि इमरान खान को रिहा किया जाए। जी, अब उन्हें पाकिस्तान हुकूमत को बोला है कि इमरान खान को इमीडिएटली रिहा किया जाए और कॉम्पनसेशन दी जाए। मतलब है कि उनको क्यों इतनी देर जेल में रखा गया था। तो अब उनका काम है चेस भी करना, उनका काम है बाकी मुल्कों से स्टेटमेंट्स भी दिलवाना, और इंशाल्लाह ये हम रिपोर्ट पूरी दुनिया में अभी लेके जाएंगे सारी लीडरशिप के पास कि पहले तो आप लोग कहते थे कि हमारे जजेस और हमारे कोर्ट्स का इंटरनल मसला है, पाकिस्तान का अंदर का मसला है, लेकिन अब यूनाइटेड नेशंस ने ये फैसला दिया है कि इमरान खान गैर कानूनी तरीके से जेल में है, तो लिहाजा अब आप इस पे क्या कहते हैं। तो अब वो जवाब दे हमें नहीं दे रहे पाकिस्तान बतौर पीटीआई या पाकिस्तानी या जुल्फी बुखारी, अब वो जवाब दे रहे हैं कि यूनाइटेड नेशंस के ग्रुप्स, यूनाइटेड नेशंस का क्या वर्डिक्ट था, और अब यूनाइटेड नेशंस का जो ह्यूमन राइट्स कमिश्नर। जुल्फी, आप खुद भी इस ग्रुप में अपीयर हुए, आपने भी कोई प्रेजेंटेशन किया उसमें? नहीं, मैंने खुद, इसमें कोई बायसनेस आपको नहीं इजाजत देती कि आप अपेयर होते हैं, आप वकील रखते हैं, वकीलों के जरिए। और वो वकील कौन सा था? जी, वकील 2-3 थे जी, वो सारे उनकी अपनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, प्रेस स्टेटमेंट्स अभी निकली है। मैंने आपको एक फोर्ड भी की थी, सारा गोगन, हार्बर्ट लुइस की एक हैं, इंग्लैंड की भी, अमेरिका में भी एक वकील रखा था। तो और इसके लिए क्या कोई लॉबियस्ट फर्म हायर करनी पड़ती है? आप कैसे अप्रोच करते हैं, थोड़ी सी वजाहत भी कर दें। नहीं, लॉबियस्ट फर्म नहीं, हम फैसला किया था कि हम यूएन पे जाएंगे और फिर लॉयर्स एंगेज किए और वकीलों के थ्रू सारा हुआ, इसमें कोई लॉबियस्ट इन्वॉल्व नहीं होता। आप साथ रुकिएगा एक मिनट, मेरे साथ पलविशा भी हैं और रांझा साहब भी हैं, तो उनसे भी सुन लें ताकि आपको जवाब देने में आसानी रहे। पलविशा, देखिए, जो मैंने देखी है इनकी पहली बात तो यह है ये किसी पेगासस स्ट्रेटजीज नाम की कंपनी जो शायद पॉलिटिकल काउंसलिंग करती है, उस ज़ाहिर है पैसे लेके काम करती है कि उसके थ्रू ये गए हैं। बहरहाल मैं तो ये कहूँगी कि इससे पहले इस मुल्क में बहुत सारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स रहे हैं और 14-14 साल रहे हैं, जरदारी साहब रहे हैं, लोगों पे केस बनते रहे हैं। मोहतरमा के खिलाफ जो केसेस और टेप्स आई थी बाहर, दौर में जिसे पकड़ा गया था, उसके बाद भी आप याद कीजिए हुकूमत के दौरान क्या होता रहा। फिर इस मुल्क में सियासी मुखालफिन को मारा गया, निकाला गया, मुल्क बदर किया गया, उनसे नई सियासी पार्टीज़, उनको फोर्स किया गया कि वो दूसरी सियासी पार्टीज़ और उस पर सिंबल्स पे इलेक्शन लड़ें। मगर हमने अपनी जंगें मुल्क के अंदर ही लड़ी हैं और मुल्क के बाहर से कुमक मंगवाना और पाकिस्तान को कटहरे में खड़ा करना ये मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है और हमारा शेवा तो नहीं रहा। वरना पॉलिटिकल काउंसलिंग के लिए फर्म्स हायर करना जो है ये। रांझा साहब, आप सुनाइए, ये जो यूएन एक वर्किंग ग्रुप है उसकी ये स्टेटमेंट है जो इमरान खान की रिहाई का मुतालबा कर रही है हुकूमत पाकिस्तान से, आपका रद्द-ए-अमल? देखिए, माजी में जब राना सनाउल्लाह के ऊपर उन्हें 15 किलो हेरोइन डाली थी, तो मैंने राना सनाउल्लाह साहब की जो मिसेस थी उनकी तरफ से एक पिटीशन डाली थी इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री यूनियन में, और उसका फैसला भी आ गया था और हमारे हक में आया था कि राना साहब के साथ ज्यादती हो रही है। इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री यूनियन का बाकायदा डेलीगेशन इधर आया और उन्होंने फिर अपना फैसला जो था वो स्पीकर जो थे असद कैसर साहब उनको कम्युनिकेट भी किया, लेकिन उसके बावजूद भी जो हुकूमत थी वो अपने उसे ना हिली, मुकदमे से ना हिली, और वो मुकदमा और कार्रवाई, देखिए हमारे पे कानूनी तौर पे हमें ये देखना पड़ेगा कि लीगली स्पीकिंग क्या पॉसिबल है। अगर हम उनके इस इंटरवेंशन के हमने कोई डॉक्यूमेंट साइन किए हुए और हम उनको अलाउ करते हैं लीगली कि वो इंटरवीन कर सकते हैं हमारे जुडिशियल प्रोसेस में, हमारे इंटरनल सिस्टम में, तो फिर तो एक अलग सिचुएशन होती है। बट अगर इस तरीके से आपके पाकिस्तान की जेलों में पड़े हुए क्रिमिनल जो हैं वो सारे सियासी, आपको पता है पॉलिटिकल असाइलम के केसेस कितने लोगों ने पाकिस्तान से बाहर जाके लिए, और सारे असाइलम के केसेस जो हैं वहाँ पर फिर नेशनैलिटी ले दी जाती हैं, और फिर उसके बाद अगर वो सारे के सारे कई इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आपके मुल्क के बीच में इंटरवेंशन शुरू हो जाए उन अदालतों के फैसलों के ऊपर या एक वर्किंग ग्रुप के फैसले के ऊपर, वो मायने नहीं रखती। वर्किंग ग्रुप हो जाए या वो आपको एक सिर्फ एक आपको अपनी ऑब्जर्वेशन देते हैं, और वो ऑब्जर्वेशन क्योंकि मैंने आपको अपना तजुर्बा बताया कि इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री यूनियन में जो कि उस वक्त भी ये जो पार्लियामेंट्री यूनियन है ये एक बड़ा संजीदा अदारा है। जुल्फी से इसका जवाब ही ले लें। जुल्फी, वुड यू लाइक टू रिस्पॉन्ड? जी, मुझे एक्चुअली इनकी तो बिल्कुल आवाज़ नहीं आई, लेकिन जो खातून पहले बात करी थी मुझे उनकी आवाज़ आई थी। मुझे जी, पलविशा खान पीपल्स पार्टी से, जी क्या कहेंगे आप? जी, तो मैं सिर्फ यही कहूँगा जी, पहली बात तो ये कि पेगासस कोई लॉबिंग फर्म नहीं है, वो एक
लॉ फॉर्म इसको कराया देता है, तो इसको कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक लॉ फॉर्म है, ह्यूमन राइट्स की एक लीगल एक लॉ फॉर्म है। दूसरी बात यह है कि कोई मुहतरमा या बाकी कोई भी जिस पे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन होती है हम उनके खिलाफ हैं, लेकिन जिनको जो केस जीत सकता है इंटरनेशनली वही जाएगा ना, जो केस नहीं जीत सकता इंटरनेशनली वो नहीं जाएगा ज़ाहिरी तौर पे। तो अब ये कहना कि जी इंटरफेरेंस हम नहीं चाहते किसी चीज़ की, इंटरफेरेंस तो हमने तो नहीं की, हम तो एक इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशंस के पास गए हैं, हम कोई अमेरिका के पास तो नहीं गए, हमने कोई बजट IMF के ऊपर कहने पे तो नहीं लिखा, हमारा प्राइम मिनिस्टर तो खड़े होकर ये तो नहीं बोला कि हमारा बजट IMF और अमेरिका के कहने पे बना हुआ है, ये हमने तो नहीं बोला। हमने तो जब भी बजट बनाया था हमने तो पाकिस्तान के अवाम के लिए बनाया था, हमने IMF या किसी और के कहने पे तो बजट नहीं बनाया। और ये यूनाइटेड नेशंस के एक डिसीजन है। यूनाइटेड नेशंस, क्या हम यूनाइटेड नेशंस के हिस्सा नहीं है? क्या हमारे DGs ना यूनाइटेड नेशंस वर्किंग ग्रुप्स में नहीं बैठते? क्या हमारे नहीं बैठते कमीशन के अंदर? तो या तो आप एक स्टांस लें कि आप यूनाइटेड नेशंस के साथ एफिलिएटेड नहीं है, या आप ये डिसीजन लें कि आप यूनाइटेड नेशंस के साथ एफिलिएटेड हैं। तो हम फलस्तीन के लिए, बाकियों के लिए, यूनाइटेड नेशंस के लिए हम वाह करते हैं कि जी ये डिसीजन आया। हमारे मुल्क में ज्यादती हो, चाहे खान साहब के साथ हो, चाहे मुहतरमा के साथ हो, चाहे किसी के साथ भी हो, लेकिन अगर आप में वो जुर्रत है कि आप अपना केस आगे रख सकें कि आपके केस में सच्चाई है, इंटरनेशनली आप एम्बेरस ना हो, तो आप जाएं इंटरनेशनली। आप लोगों में वो सच्चाई नहीं थी। जरदारी साहब कौन सी सच्चाई लेके जाए इंटरनेशनली कि हमने करप्शन नहीं की? हम लेके जा सकते हैं, मैं लेके जा सकता हूँ इमरान खान का, जरदारी साहब लेके जाए ना, नवाज शरीफ लेके जाए ना, शहबाज शरीफ लेके जाए, मैं भी देखूं, मैं पैसे देता हूँ उनके केस का, वो लेके जाएं केस इंटरनेशनल का ही, और मैं देखता हूँ कि उनके केस में कितनी सच्चाई है। जुल्फी बुखारी साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। नईम पंजोथा साहब से भी पूछ रहे हैं। नईम जरूर करना चाहूँगा। जी बिल्कुल, मैं तायद करता हूँ जुल्फी बुखारी साहब की, और इसके अंदर अगर आप देखें तो जिस तरह वो फरमा रहे हैं कि इंटरनेशनली हम गए हैं, तो उसके अंदर कोई ये नहीं था कि जो है वो ममानियत है, और अगर आप वहाँ पर वैसे बातें कर सकते हैं, कोई रेजोल्यूशन पास करवा सकते हैं या वैसे वहाँ पर कोई आवाज़ उठा सकते हैं, तो डेफिनेटली पाकिस्तान में जिस तरह से ह्यूमन राइट्स की वॉलेशन हो रही है कि आप सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त लेकर जाते हैं और आपका चीफ जस्टिस ये कहे कि हमें नहीं नज़र आ रहा कि कहीं पर वॉलेशन हुई है, कहीं पर गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, कहीं पर छापे पड़ रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही हैं, कुछ भी हो रहा है, तो फिर डेफिनेटली आपने जिस जगह पर आपका बस चलता है आप आवाज़ उठाते हैं, और ह्यूमन राइट्स के अंदर जाना कोई जुर्म नहीं है। राइट्स की वॉलेशन आप कुछ ऐड करना चाह रही हैं? देखिए जुल्फी बुखारी साहब सुन रहे हो, अल्लाह करे बोल के जल्दी से रख गए। ये पाकिस्तान की आवाम देखें, मेक योर कैंपेन अ विनर, ये पैसों पे हायर की गई कंपनी है, और ये जितने लोग वहाँ गए हैं, कर दें जी, मेक योर कैंपेन अ विनर, मेक योर कैंपेन अ विनर, पेगासस स्ट्रेटजीज, ये इन्होंने पैसे दे के हायर किया है, और इनके कहने से कोई ना करप्ट हो जाता है जिनके ऊपर दुनिया जहान की करप्शन के इल्ज़ामात हैं। बात सिर्फ ये है कि जरदारी साहब पे कभी कोई घड़ी बेचने का या अल-कादिर ट्रस्ट जैसे या इस किस्म के इल्ज़ामात नहीं लगे। 14 साल वो जेल में रहे। मेरा मतलब ये था कि हम सियासी जंगों का फैसले के लिए UN नहीं जाते। जो यहाँ पॉलिटिकल प्रिजनर होता है वो फिर जो लीडर बनने का ख्वाहा होता है उसको जेलों से नहीं डरना चाहिए। और यहाँ इस मुल्क में लोग जान से गए हैं। अभी तो खान साहब को कितना अरसा हुआ है? 1 साल से ज़्यादा। जी, तो लिहाजा आप उसको कंपेयर कर लें कि बाकी प्रिजनर्स जिस तरह से जेलें लोगों ने यहाँ काटी हैं, हम भी पैसे दे के यहाँ जा सकते थे। तमाम जमातों के लॉबिस्ट होते हैं, लेकिन हमने पाकिस्तान को कटहरे में खड़ा करना जो है वो अच्छा नहीं समझा। और जो ये जुल्फी बुखारी साहब फ़लस्तीन की बात करके गए हैं, तो जब आप अमरीकी करारदादें और अमरीकी कुमक को जो है आप तमगे की तरह सजाते हैं अपने सीने पर, तो फिर आप किस मुंह से फ़लस्तीन की बात करते हैं? क्या आप ये नहीं जानते कि ये वही लोग हैं जिनके हाथ पर जो है इस वक्त अमरीकी हुकूमत, जिसके हाथ पर जो है तकरीबन 60,000 औरत मर्द और कई हज़ार बच्चों का उनके चीथड़े उड़ाए गए हैं उनके कहने पर और उनके पैसों से। और यूनाइटेड नेशंस इस ग्रुप में आज तक किसी और खुद से बताते खुद किसी और पाकिस्तानी रहनुमा के लिए क्यों नहीं कहा? ये तो पेगासस स्ट्रेटजीज गई, चले औरों को छोड़ दें, आप हमें छोड़ दें, नून को छोड़ दें, और किसी रहनुमा के लिए जो जान से गए, जो अपनी कैंपेन्स में जान से गए, जिनको टारगेट करके शहीद किया गया, उनके लिए कभी कोई आपने अल्फाज सुने? यूनाइटेड नेशंस आज तक गजा पे क्या कर सकी? क्या वहाँ उसका कोई किरदार रहा? कि अब एक तरफ आप कहते थे कि वो साइफर केस में अमरीकी जो ये है उसकी मदद से ये हुकूमत मेरी हटा दी गई। आज उन्हीं अमरीकियों के पास आप बैठे हुए रांझा साहब, रिसेंट पास में नवाज शरीफ, मोहतरमा, जरदारी साहब,
शायद ख़ाकान अब्बासी, यूसुफ रज़ा गिलानी, शायद ही कोई ऐसा प्राइम मिनिस्टर होगा जो वज़ारत उज़्मा के बाद या उससे पहले या स्पीकरशिप के बाद गिलानी साहब जेल में गए थे, तो सबको ये रगड़ा लगा है। और ये है तो वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के ज़ुमरे में आती हैं ये चीज़ें। आई डोंट नो कि इसको आप कैसे इंटरप्रेट करेंगे और कैसे इसका तदारुक किया जा सकता है पाकिस्तान में। देखिए, मुझे हैरानगी की बात यह कि नहीं कहना चाहिए ये चीज़ें, लेकिन करप्ट लोग अगर कहें कि जी मैं करप्ट लोगों को लेके जाऊंगा जेलों में और मैं कोर्ट्स में लेके चला जाऊंगा, तो मैं समझ नहीं आती कि सबसे बड़े जिनकी आप अगर पुराना देख लें कि ह्यूमन स्मगलिंग से शुरू करके टिल डेट तक रिंग रोड सारा सिस्टम और जो कुछ हुआ, पैसे लिए गए, और इमरान खान के अपने दौर में इनके अपने करप्शन के स्कैंडल निकले, आज वो हमें इंटरनेशनल कोर्ट्स में लेके जाएंगे। बड़ी हैरानगी की बात है। पैसे देंगे इनका जो और ऊपर से बात है जो इलीगली तौर पे साकिब निसार के एक फैसले की पैदावार है ये जुल्फी बुखारी साहब, इनके बाद इनको स्पेशल स्टेटस दिया गया जो कि पाकिस्तानी नेशनल भी नहीं थे, इनको पार्लियामेंट में बिठा दिया गया और इन मामले खुसूसी सॉरी बना दिया, जिनका पूरा वेल्थ होटल को बेच के वो जेब में रकम डालने का उनका चूंकि ख्वाब पूरा नहीं हो सका, इसलिए वो पाकिस्तान को कटहरे में खड़ा करें। सवाल सिर्फ ये है कि अपनी जंगें यहाँ मर्दानावार लड़ें और बाहर से कुमक मंगवाएंगे तो फिर आप जो हैं यहाँ के लीडर नहीं बन सकते। पंजोथा साहब आप सियासी लोग आपस में भी बात कर लिया करें, उससे रास्ता बहुत सारा निकला है। देखें नदीम मलिक साहब, बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त हो रहा है, जो ख़वातीन के साथ सलूक हो रहा है, जो अगर कोई फ़लस्तीन के हक़ में एहतजाज करे उसको उठा लिया जाता है, अगर कोई महंगाई के ऊपर एहतजाज करे उसे उठा लिया जाता है, किसी को जलसे जुलूस की इजाज़त नहीं है, पाबंदियाँ हैं। ऐसी सारी सूरत हाल के अंदर अगर ह्यूमन राइट्स के हवाले से कोई बात की गई है तो क्या गलत है। और दूसरे नंबर पर ये इस बात को तो ज़रूर कहते हैं कि जनाब वो बड़ी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हुई, वो जेल में डाल दिया गया, ये जेल में डाल दिया गया, लेकिन जब इमरान खान की बात है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात है, तब ये कहते हैं नहीं बिल्कुल ये जेन्युइन पड़े हुए हैं, वो बिल्कुल सच्चे थे। हालांकि ऑन रिकॉर्ड सारी चीज़ें हैं कि आज भी एवन फील्ड अपार्टमेंट का हिसाब नहीं दिया गया, आज भी ये लोग आम आदमी के ऊपर तो टैक्स लगा रहे हैं, तनख्वाहदार तबके के ऊपर लगा रहे हैं टैक्स, लेकिन 5-5, 6-6 लाख ये सिर्फ टैक्स देते हैं। और जिनकी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, एक गाड़ी की कीमत 10-10 करोड़ है, जहाँ पर तोशाखाना से गाड़ियाँ ली गई उसका कोई हिसाब नहीं दिया गया, जो कि कानूनी तौर पर ली नहीं जा सकती। एक मोहतरमा से पूछा गया कि बताएं आपने ली, उन्होंने कहा जी कब ली, हमें तो नहीं याद। फिर कहा गया कि जी पता नहीं, ये कट कर दें, ये यहाँ पर ना चलाएं। बाकियों ने आपके ऊपर जवाब शुरू कर दिया तो मेरा प्रोग्राम एक तरफ हो जाएगा। नईम पंजोथा साहब, मोहसिन शाहनवाज और सेंटर पर, आपका बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।